नमस्ते, मैं आकाश विश्वास लेकर आया हूँ बातें खेती की का एक नया एपिसोड। हम अक्सर सोयाबीन की बढ़िया खाते हैं और सोयाबीन के तेल में बने पकवान भी हमने बहुत खाए हैं। लेकिन उसी सोयाबीन को उगाने में और उसकी किस्में बनाने के पीछे क्या है गुर, वो आज हम जानेंगे पंतनगर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कामेंद्र सिंह से, जो है यहाँ पे सोयाबीन प्रजनक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका नाम लिया हमने सोयाबीन प्रजनक के तौर पे, तो सोयाबीन प्रजनन के पीछे क्या क्या गुर छुपे होते हैं? प्रजनक का मतलब होता है ब्रीडर। ब्रीडर मीन्स है जो किसी भी फसल की विभिन्न किस्मों का विकास करता है। सोयाबीन में हमने अब तक 19 किस्मों का विकास किया है देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। जैसा आप जानते हैं कि सोयाबीन एक बहुत ही जो है ये नई फसल है भारत में। इसकी मुख्यतः खेती जो है चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में की जाती है, लेकिन अब भारतवर्ष में भी ये बड़े पैमाने पर खरीफ फसल में के रूप में इसको उगाया जा रहा है। ये एक विदेशी फसल ही कह सकते हैं या इसको। इंट्रोड्यूस क्रॉप है। अच्छा। तो इसकी अब जो है भारत का स्थान जो है इस टाइम विश्व में चौथा है एरिया और मतलब क्षेत्रफल और उत्पादन में। पहला स्थान जो है अमेरिका का है, दूसरा स्थान ब्राज़ील है, तीसरा अर्जेंटीना है, चौथा भारत का है। अच्छा। पांचवा जो है आपका जो है चाइना का है। विश्व में यही पांचों कंट्री जो है मोर देन जो है आपका 95% जो है क्षेत्रफल जो है इन्हीं 5 देशों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये एक दलहनी फसल है, जैसा आप जानते हैं। इसमें क्योंकि 40% प्रोटीन होती है, कोई भी फसल दलहनी ऐसी नहीं है जिसमें 40% प्रोटीन हो। अच्छा। केवल यही एक सोयाबीन है जिसमें 40% प्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें जो है 20% तेल भी होता है। विश्व में इस समय ये खाद्य तेल की फसल के रूप में ही इसकी पैदावार की जा रही है। भारतवर्ष में जो है तेल की फसलों में जितनी हमारे अन्य तेल की फसलें हैं उनमें सोयाबीन का पहला स्थान है इस समय। इसका जो अगर हम विश्व स्तर पर लीजिएगा तो विश्व स्तर पर जो सोयाबीन की खेती जो है 113 मिलियन हेक्टेयर में की जा रही है और इसका उत्पादन जो है 284 मिलियन टन है और उत्पादकता जो है करीब जो है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये जबकि कुल मिला के हमारे भारत देश की बात हो रही है। नहीं, ये विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अब भारत की बात आप करिए तो भारत में इसकी खेती जो है करीब जो है 12 मिलियन टन में इसकी खेती हो रही है, मिलियन हेक्टेयर में खेती हो रही है और उत्पादन इसका 13 मिलियन करीब जो है टन है। मतलब प्रति वर्ष हमारे देश में इसकी क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अच्छा। बढ़ रहा है और जो है उत्पादकता हमारे यहाँ जो है इसकी जो है करीब 1.1 टन यानी कि 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर आप विश्व के कंपेयर में करिए तो उसकी जो है आपकी 25 कुंटल है। क्योंकि उसके बहुत से रीज़न हैं। एक तो हमारा टोटली जो है सोयाबीन खरीफ की फसल है, रेनफेड फसल कही जाती है, तो इसमें बहुत सी बीमारियाँ, कीड़े ये भी लगते हैं। पंतनगर का उद्देश्य यह है कि पंतनगर में जो भी किस्मों का विकास किया जाता है, हमारी ये जो है वो रहती है कि हम ऐसी किस्मों का विकास करें जो अधिक उत्पादन देने वाली हों, जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो, जो बीमारियों के प्रति रोधी हो और कीड़ों के प्रति सहनशील हो और उनकी क्वालिटी। ये सारे गुण जो होते हैं वो शोध करने के बाद जो हमारे डिफरेंट जो है जो हमारी लाइन होती हैं कि किसी लाइन में हमारी जो है बीमारी नहीं लगती, किसी में कीड़े नहीं लगते, किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी का जमाव अच्छा है, उन सबको हम जो है एकत्रित करके संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम जो है किस्में तैयार करते हैं और एक किस्म को पैदा करने में कम से कम हमको 10-15 साल लगते हैं। अच्छा, यानी कि एक किस्म सोयाबीन लेता है 15 साल। हाँ, कम से कम जो है 15 साल में वो किसानों के पास पहुँचेगी आपका जो है। तो यहाँ से जो हमने 19 किस्में विकसित की हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। सबसे शुरू में यहाँ पर जो समन्वित जो सोयाबीन का जो समन्वित कार्यक्रम ICAR के द्वारा जो है 1967 में एज ए स्पेशल सेंटर जो मेन सेंटर पंतनगर में स्टार्ट किया गया और यहीं से सबसे पहले सोयाबीन की खेती शुरू की गई, रिसर्च अनुसंधान कार्य शुरू किए गए। उसके बाद आपका जबलपुर है, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटी 1960 में यही बनी, तो यहाँ पर सबसे पहले अनुसंधान कार्य शुरू है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत को अगर सोयाबीन मिला तो सबसे पहले पंतनगर से ही हमने जो है दूसरे क्षेत्रों में के लिए जो है इसका विकास किया। यानी सोयाबीन की जर्नी भारत में पंतनगर से हमने जो है इसका विकास किया और आजकल जो सोयाबीन मुख्य क्षेत्र जो है सोयाबीन का मध्य भारत में है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपका राजस्थान है, इनमें जो है इवन आप जो है मध्य प्रदेश में देखिए इस टाइम करीब 65%
सोयाबीन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। बाकी आप महाराष्ट्र और राजस्थान को लीजिए तो सब मिला के मोर देन 85% एरिया जो है मध्य भारत में सोयाबीन का खेती की जा रही है। तो हमने यहाँ से सोयाबीन की विभिन्न किस्मों का विकास किया है, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए, और आपका जो है मध्य भारत के लिए और दक्षिणी भारत के लिए। मतलब यहाँ पे जितनी तरह की किस्में हैं सब भारत के क्षेत्रों को विभिन्न मद्देनजर रखते हुए मद्देनजर हमने यहाँ पर जो है उनको विकास विकसित किया है। जी जी जी। तो सर ये जो फसलों का जो विकास हो रहा है, एक तरीके से कहे आविष्कार जो हो रहा है, वायुमंडल का कितना प्रभाव रहता है इन सबको, मतलब जब हम इनको कोई किसान अगर उगाना चाहे? हाँ, तो जैसे सोयाबीन या कोई भी फसल आप लीजिएगा, उस पर जो है वातावरण का जो है प्रभाव पड़ता ही है। तो इसलिए जो भी फसल हम जो भी किस्म तैयार करते हैं वो विशेष क्षेत्र के लिए ही की जाती है। जैसे कोई किस्म अगर हमने उत्तरी भारत के लिए विकसित की है तो वहीं उसकी पैदावार अच्छी होगी। अगर उसको हम दूसरी जगह उगाएंगे तो उसकी इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलने की। तो उस विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ किस्में ऐसी होती हैं कि जो हम पूरे सभी क्षेत्रों के लिए विकसित करते हैं। जैसे हमने ब्रैक दिखाई, ये सबसे पहली किस्म है जो हमने यहाँ से 1969 में जो है यहाँ से विकसित की, और जो देश के सभी क्षेत्रों के लिए पहाड़ी क्षेत्र से लगा के आपके दक्षिण भारत में के पूर्ण भारत के लिए, ऑल इंडिया के लिए वो विकसित की गई। और वो किस्में क्योंकि वो अमेरिका से एक हमने जो है इंट्रोडक्शन किया था उसका, तो उसमें बीमारी जो पीला विषाणु रोग है वो उसमें आता है। तो उससे फिर हमने जो है अपनी नई किस्मों का जो है और जो है विकास किया, जो हमारी बीमारियों के प्रति और कीड़ों के प्रति सहनशील है। जैसे एक शिलाजीत किस्म है और पन सोयाबीन 1092 ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए विकसित की हैं, और दूसरी किस्म हमारी जो है PK 262 है, PK 327 है, आपकी PS 1024 है, PS 1042 है, ये किस्में PS 1347 है, ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए विकसित की हैं। और जैसे PK 472 है, अंकुर है, ये किस्में हमने जो है मध्य भारत के लिए विकसित की हैं, और PK 1029 है, ये दक्षिणी भारत के लिए विकसित की हैं। तो हमारा जो है हमने यहाँ से जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो है किस्में विकसित की हैं। मतलब और उन्हीं क्षेत्रों की किस्में हम उन क्षेत्रों में लगाएं तो पैदावार अधिक मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि सोयाबीन की फसल को भी क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया, उनका विकास भी वैसा ही किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। इसकी जड़ों में गांठ बनती है। अच्छा। जो गांठ जो है वायुमंडल से नत्रजन इकट्ठा करती हैं, और नत्रजन ये 100 से 200 किलोग्राम नत्रजन इकट्ठा कर लेती है। सोयाबीन को चाहिए 100-125 किलो नत्रजन। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। सोयाबीन पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर सिंह के साथ। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर जब शहरों में हम सोयाबीन की बात करते हैं तो या तो हमें वो गोल गोल बढ़िया ही मिलती हैं, सोयाबीन की जो डिब्बा बंद होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं आपके हाथों में भी कि ये सोयाबीन की फलियाँ हैं, देखने में ये बिल्कुल मटर की तरह है। सर, दोनों में अंतर क्या होता है? क्या वो प्रोसेस्ड होती हैं या फिर कुछ और इसके पीछे राज है? नहीं, देखो ऐसा है कि सोयाबीन जैसे हम सभी जानते हैं कि ये बहुउपयोगी फसल है। इसमें इसको हम सब्जी के रूप में, दाल के रूप में और जो है तेल के रूप में, तीनों तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसका सब्जी का सवाल है कि सब्जी के लिए इसकी किस्में जो सब्जी की किस्म होती हैं, वेजिटेबल टाइप जो किस्में होती हैं, उनका जो है उनके हम फली से मटर की तरह दाने निकाल कर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वैसी जो सोयाबीन है बिना सब्जी वाली, उसमें जो है उसके दानों में जो है एक कसीलापन होता है। तो कसीलापन जब आप खाते हैं तो आपको अजब तरह की महक आती है। तो वो जो है एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर के द्वारा होती है और वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो इनको हम डायरेक्ट एज ए यूज नहीं कर सकते, बशर्ते हम इसको अगर उबाल दें
उबालने के बाद टिस इनहिबिटर आपका जो है ख़त्म हो जाता है, तो उसके हम जो यानी है कि वो कसैलापन उबालने के बाद चला जाता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। दूसरा इसका उपयोग जो है सोयाबीन, क्योंकि आपकी जो है ये तिलहनी रूप में जो है उपयोग हो रही है, इसका तेल निकालने के बाद इसका जो आपका जो है खली बचती है उसको हम विभिन्न जो है प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि इसकी बड़ी बिकती हैं, इसका नमकीन भी बनता है। अच्छा। इसका जो है आपके जो है डिफरेंट जो है प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जो है इसका सोयाबीन का दूध, हाँ, सोया मुख्य है, मिल्क। सोया सोया मिल्क मिल्क। और सोया पनीर, अच्छा। जिसको हम टोफू बोलते हैं। टोफू, तो हाँ। सोयाबीन पनीर, तो ये और कौन इतने प्रोडक्ट हैं इसके मार्केट में आजकल अवेलेबल, तो सबके लिए स्पेसिफिक कंपनियां बहुत सी बना रही हैं। जैसे चाइल्ड के लिए कुछ बना रही हैं, कुछ स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से बना रही हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी, जी। क्योंकि प्रोटीन वैसे इसमें 40% होती है, लेकिन आपने अगर इसमें से तेल निकाल लिया तो प्रोटीन की मात्रा 50% हो जाती है। और अगर आपने जो है उसको आइसोलेट या कंसनट्रेट बना दिया तो 99% प्रोटीन उसमें मिलेगी। यानी तो कि उससे हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं एथलीट्स के लिए और आपके चाइल्ड के लिए और वुमेन्स के लिए और जो नॉर्मल आपके- लोगों के और लिए भी। नॉर्मल लोगों के लिए सब यानी तरह के कि प्रोडक्ट ये इसमें नेचुरली तो 40% प्रोटीन रहता ही है और प्रोसेस भी कर दे तो प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है। दूसरा इसका ये है उपयोग, अगर सोयाबीन आप देखिए तो, क्योंकि सोयाबीन बहुत सी बीमारी जो हमारी होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज अच्छा। है ना, जैसे डायबिटीज़ है, आपका कैंसर है, आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके लिए भी सोयाबीन बहुत उपयोगी है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो जिसका तेल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप सोयाबीन का ऑयल तेल ही इस्तेमाल लें। करिए, जी। क्योंकि इसमें जो है 85% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। और इसका अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है प्रोटीन का, तो उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड वो होती हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनती, तो उनको जो है हम सप्लाई करते हैं। तो इसमें सभी जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड पाई जाती हैं। यानी कि सोयाबीन से तेल बना, बढ़िया बनी, दूध बना, पनीर बना, हाँ। और औषधि यानी मेडिसिन की तरह भी हम इसको मेडिसिन भी के यूज लिए कर दूसरा सकते हैं। इसका उपयोग बायोडीजल, अच्छा। बायोडीजल भी इसका बनाया जा रहा है। आपका जो है सोयाबीन के तेल से जो है बायोडीजल भी बना रहे हैं। अच्छा। तो इसका ये कहते हैं ना बहुउपयोगी मिरेगिल क्रॉप, इसको गोल्डन बीन भी बोलते हैं अच्छा। और मीट ऑफ द फील्ड भी बोलते हैं। हाँ। मीट ऑफ द फील्ड, मीट मीन्स जो प्रोटीन होती है, जी, जो जी, आप जी। मीट से इतना नहीं ले हाँ, सकते, हाँ, हाँ। तो ये पैदा करती है पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा ये वैसे भी आपको सोयाबीन प्रोटीन की जो बढ़िया देती होती है, जब हाँ। इसको खाया जाए तो तो मीट जैसी जैसा ही लगता है। मीट जैसी लगेगी। अच्छा, तो ये मतलब खेत का मांस है, और यानी कि हम कह सकते हैं। दूसरी इसकी उपयोगिता ये है, जैसे अभी इसका जो है, क्योंकि इसकी ये दलहनी फसल है, इसकी गांठों में, इसकी जड़ों में गांठ बनती है। अच्छा। जो गांठ जो है वायुमंडल से नत्रजन इकट्ठा करती हैं, और नत्रजन ये 100 से 200 किलोग्राम नत्रजन इकट्ठा कर लेती है। सोयाबीन को चाहिए 100 सवा 100 किलो नत्रजन, तो 40-50 किलो नत्रजन ही इसमें ही छोड़ देगी। जो आप अगली फसल लोगे तो उसके लिए भी आपको कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपकी सोयाबीन की जो ये नोडुल बन रहे हैं, देखिए ये नोडुल, ये आपका जो है, और ये नोडुल, इनकी पहचान ये है, अगर इनको आप तोड़ोगे, अगर इसमें पिंक जो गुलाबी रंग का दूध निकलेगा तो ये काम कर रहे हैं, एक्टिव है। अच्छा। और इसमें अगर ग्रीन है तो एक्टिव नहीं हो रहे तो हैं। जैसे कि इसमें से अभी ग्रीन निकला ग्रीन था, नहीं, तो क्योंकि यानी कि क्योंकि एक्टिव नहीं इसकी है। नहीं, अब इसकी स्टेज खत्म हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि ये पकने के उसमें जा रहा है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 30-40 दिन के बाद आप लगाने के बाद देखिए तो उसमें आपको जो है पिंक कलर का वो दिखाई देगा। अच्छा सर, अभी आपने नाइट्रोजन की बात की थी। हाँ। नाइट्रोजन ये पर्यावरण से ही खींच लेता है। हाँ, हाँ। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि मतलब ऊपर से भी नाइट्रोजन छिड़कना हाँ, पड़े हाँ। या फिर डालना पड़े? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो हमारी गांठें बनती हैं, ये बुआई के जर्मिनेशन के 30 दिन बाद बनती हैं। तो 30 दिन तक सोयाबीन को नत्रजन की आवश्यकता के लिए हम जो बेसल डोज जो है 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं आपका, और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम सल्फ़र। क्योंकि सल्फ़र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसमें सल्फ़र ज़रूर देना है आपको। किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि आप एक प्लाट में सल्फ़र लगाइए, दूसरे में नहीं, तो आपको पैदावार में अंतर दिखाई देगा आपका जो है, तो उसकी ऑयल क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और आपको पैदावार भी अधिक मिलेगी। अगर 30 दिन के बाद आप देखिए आपके पास नोडुलेशन नहीं बन रहा है, जैसे कभी रेंज ज़्यादा हो जाती है, पानी रुक जाता है, तो वो आपके गांठें उसमें नहीं बनती, तो उस अवस्था में पौधा आपका पीलापन
दिखाएगा। तो उस अवस्था में आप जो है 30 किलोग्राम नत्रजन का एक छिड़काव कर दें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमने जाना कि सोयाबीन उगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये भी जाना कि सोयाबीन हर मामले में बहुत उपयोगी है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। बोने से पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सोयाबीन में 65 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 30 किलोग्राम करीब 1 एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, अब तक हमने बात की किस्मों के बारे में, सोयाबीन के, उनकी उपज के बारे में, वायुमंडल के बारे में। अब बात करता हूं कि सिंचाई को लेकर किसान भाई अगर सोयाबीन उगाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान दें? देखो, जहाँ पर वर्षा समय समय पर होती रहती है तो इसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन अगर वर्षा नहीं हो रही है तो फूल आने के समय और फली बनते समय इसमें एक सिंचाई अवश्य दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप जो है सिंचाई नहीं करने के तो इसमें दाना जो है कम पड़ेगा और पैदावार पर आपका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों को भी समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि भाई फूल आ रहा है, आपके फली आ रही है, दाना पड़ रहा है, अगर आपके खेत में नमी है, नमी की कमी है तो आप तुरंत एक सिंचाई कर दीजिएगा। अच्छा सर, सोयाबीन उगाने का हमारे देश भर में सबसे अच्छी जगह, सबसे सटीक जगह कौन सी है? कौन सा क्षेत्र है हमारे देखो, देश में? हमारा जो है सबसे सोयाबीन की मुख्य फसल जो है आपकी जो है मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे उचित वातावरण और सबसे ज़्यादा सोयाबीन वहीं उगाई जा रही है। इसका जो बोने का उचित समय है वो आपका जो है जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन में को अगर आप जो है लाइन से लगाइए, इसका जो है 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरी कतार की दूरी रखिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 7 सेंटीमीटर रखिए। बोने से पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सोयाबीन में 65 से 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 30 किलोग्राम करीब 1 एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो बुआई से पहले आप ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी बीमारी और कीड़े इसमें आते हैं, तो आप जो है सीड को जो है आप जो है कवकनाशी या से आपको उसको उपचारित कर लें। तो उपचारित करने के लिए 2 ग्राम आपका थायराम और 1 ग्राम बेबिस्टीन पर किलोग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से आप उसको मिला दें। उसके बाद बुआई के तुरंत पहले जो एक मैंने अभी जो आपको बताया था कि इसमें नीचे गांठें बनती हैं जो नत्रजन इकट्ठी करती हैं, तो उसके लिए एक कल्चर आता है राइजोबियम कल्चर जिसको बोलते हैं। तो उसका 200 ग्राम का एक पैकेट जो है 30 किलोग्राम सीड के यानी कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो उसको मिला के, वो काले रंग का होता है, तो उसको सीड में थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके और उसको जो है मिला के अच्छी तरह उसकी परत बना दें। उसके बाद आप बुआई करें। बुआई करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत से आपके खरपतवार आते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो है बहुत से खरपतवार नाशी आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसमें सबसे अच्छा जो है आपका जो है लासो है या पेंडीमिथिलीन है या स्टाम। इसका जो है 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद आप जो छिड़काव कर दें तो 30-35 दिन तक आपको कोई भी उसमें खरपतवार नज़र नहीं आने का। अगर उसके बाद भी आपका जो है खरपतवार दिखाई देते हैं तो कुछ जो है हमारे खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जो आपके जमने के बाद भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका परस्यूट है जिसको एमेजोथार कहते हैं, तो वो आपका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500-600 लीटर पानी में घोलकर उसका आप छिड़काव कर दें। तो जितने भी आपके जो है सकरी पत्ती वाले और जो है चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार वह आपके नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन पे आपका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, उससे आपकी अच्छी पैदावार होगी। ये जो 2 किस्में मैं आपको अभी मैं वही दिखा पूछने वाला था, एक तरफ हरी किस्म है और एक तरफ पीली किस्म है। ये अंतर क्या है? देखो, ये दोनों किस्में ऐसी हैं। ये किस्में जो है आप हरी वाली देख रहे हैं, ये PK 262 है। अच्छा। ये आपकी देर से पकने वाली किस्में हैं जो 120 से 25 दिन लेती है। अच्छा। और इसकी पैदावार आपकी 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। इसी के साथ आप दूसरी किस्म देख रहे हैं, ये भी 1982 में विकसित की गई है यहाँ से, और ये जल्दी पकने वाली किस्म
किस्म है, ये 110 से 15 दिन में पक जाती है। अच्छा। इसलिए आप ये देख रहे होंगे कि इसके पत्ते जो है आपके पीले पड़ने लगेंगे पड़ने हैं। लगे ये हैं। 10-5 दिन में सब नीचे गिर जाएंगे, तो ये जल्दी पक जाएगी और ये आपकी देर से पकेगी। तो सर जैसे कि ये जल्दी पक जाती है, हाँ। ये देर से पकती है, तो दोनों की फसलों में कुछ अंतर है हाँ, या? पैदावार में अंतर रहेगा। जितनी भी आपकी समय लेंगी, जो ज़्यादा समय लेंगी, हर फसल में है। जो मध्यम पकने वाली या देर से पकने वाली, उनकी पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो आपकी जल्दी पकेगी उनमें पैदावार आपको कम मिलेगी। लेकिन कई जगह किसानों की ये डिमांड आती है, उनकी आवश्यकता रहती है कि हमको जल्दी पकने वाली किस्म चाहिए। तो उन किसानों के लिए हमने, जैसे शिलाजीत है, ये भी जल्दी पकने वाली किस्म है, आप बगल में देख रहे हैं। तो ये भी 110 दिन में पक जाती है और ये आपकी 110-15 दिन में पक जाती है। तो उसके बाद इसको किसान जो है कोई फसल दूसरी जो है वो इसमें समय से बुआई कर सकता है। जैसे सर हमने वहाँ सामने बोर्ड देखा था कि अलंकार, हाँ, अंकुर, इस तरीके के नाम रखे गए हैं। इनके पीछे सर नाम रखने का क्या तरीका होता है? देखो, नाम रखने का तरीका ये होता है कि पहले जो साइंटिस्ट, जो भी ब्रीडर काम, प्रजनक काम करता था, वो नाम रखता था किसी उद्देश्य से। जैसे ब्रैग है, ब्रैग एक इंट्रोड्यूस वैरायटी थी, नाम था उसका, तो उसी नाम से वो यहाँ पर विकसित की गई। उसके बाद हमने जो अंकुर, तो अंकुर जो नाम रखा, तो वो जो है अंकुर नाम रखा क्योंकि उसका जमाव बहुत अच्छा था, तो उसका अंकुरण, अच्छा, अंकुरण से उसका नाम अंकुर कर दिया। तुम्हारा जो है शिलाजीत आप देख रहे हैं, तो शिलाजीत क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, पहाड़ों के लिए, तो इसका नाम डाल दिया शिला। अच्छा, शिलाजीत, शिलाजीत नाम डाल दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि नाम का इतनी वैरायटी विकसित हो रही है, अलग अलग नाम, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कई फसलों में कॉमन हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ से जो पीके नंबर या पीएस, पंत सोयाबीन, अब वो नंबर देने शुरू कर दिए हैं। तो अब जो इतनी भी वैरायटी यहाँ से हम विकसित करेंगे, उनको पीएस पंत सोयाबीन के नाम से ही विकसित की जाएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो फसलें जो किसान प्राप्त कर रहे हैं, भंडारण अगर करना चाहें तो किस तरीके का ख्याल रखा जाए, तापमान का और जगह वगैरह का? देखो, किस तरीके ऐसा से? है क्योंकि सोयाबीन एक ये जो है, जैसे आप इंडस्ट्रियल क्रॉप है, ये क्योंकि किसान लोग उगाता है और इसको बेच देता है मार्केट में, क्योंकि वो जो है इसका तेल निकालती है फैक्ट्री। एमपी में या महाराष्ट्र में बहुत सारी 100-150 फैक्ट्री लगी हुई हैं जो इसकी तेल निकालती हैं। लेकिन किसान अगले साल बोने के लिए अगर इसको हम जो है रखते हैं, तो इसका जमाव कम हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी हम इसको जो है स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसा जो है उसका स्टोर का चुनाव करें जिसमें एरेशन हो, हवा आसपास होती रहे, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो। और टेम्परेचर और ज़मीन से कम 1-1.5 फीट ऊपर इसको रखें, ज़मीन पे सीधे ना रखें, ऊपर रखा जाए। और दूसरा ध्यान ये भी रखें कि एक कट्टे के ऊपर 4-5 कट्टे से ज़्यादा आप ना रखें। यानी कि हैज उसकी ज़्यादा ना बनाएं। अगर ज़्यादा आप बना दोगे तो नीचे वाले का जर्मिनेशन वो जो है आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो उसका आपको ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, और एरेशन हवादार होनी चाहिए, जगह हवादार होनी चाहिए, खुली वगैरह होनी चाहिए, और इस तरीके से जो किसान है भंडारण कर सके, अगले साल उसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त बिताने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। तो देखा दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सोयाबीन उगाइए और भरपूर लाभ पाइए, तो सोयाबीन ज़रूर उगाएं, क्योंकि सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय है हमें स्क्रीन पर दिए हुए पते पर ज़रूर बताएं। वक्त हो चला है विदा लेने का। मिलेंगे बातें खेती की के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रीन टीवी।